स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो देखो फ्रेंड्स, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें लास्ट 1 ईयर का जो करंट अफेयर होता है वो पूछा जाता है। जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम से पहले 1-2 महीने पहले 1 साल का करंट अफेयर तैयार करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत ये होती है कि तथ्य उनको याद नहीं रह पाते हैं। तो करंट अफेयर पढ़ने का सबसे बेस्ट वे क्या हो सकता है कि हम प्रतिदिन थोड़ा सा समय, मात्र 10 से 15 मिनट अगर करंट अफेयर को दें तो आपकी तैयारी होती चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आपके लिए यहाँ पर डेली PDF प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है और इसमें मात्र 10 प्रश्न डेली आपको करवाए जाएंगे। तो अगर आप ये पूरा जो आंकड़ा है उसको समझ पा रहे हैं, प्रतिदिन अगर आप 10 प्रश्न करते हैं तो 30 दिनों में आप कुल मिला के 300 प्रश्न तैयार कर लेंगे। और इस प्रकार से अगर आप कुल मिला के 300 प्रश्न करते हैं 1 महीने में, तो 12 महीने में ये जो आंकड़ा होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। यानी करंट अफेयर की सारी टेंशन आपकी समाप्त हो सकती है। और 3600 प्रश्न ये बहुत होते हैं। अगर इतना आपने पढ़ लिया तो करंट अफेयर जो कि अक्सर PCS को आप देखेंगे तो इसमें 20 से 30 प्रश्न होते हैं, मैं 25 पकड़ के चलता हूँ। RO में भी सेम आंकड़ा आता है। CGL में भी 3000 वैकेंसी आने वाली है जो कि मात्र स्नातक के लिए है, तो ये बहुत ही शानदार वैकेंसी होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स MTS जो कि हाई स्कूल लेवल की परीक्षा में होती है, और BPSC की शिक्षक भर्ती जो कि 3.4, 3 और 4 दोनों होने वाली है। DSSB में वैकेंसी आने वाली है। NVS, KVS, EMRS, GDC, LT ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी जो शिक्षक भर्तियाँ आने वाली हैं, इसमें भी करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। पुलिस, रेलवे के साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी वैकेंसीज आने वाली हैं और इन सब में ये सीरीज़ आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो इसका फ़ायदा उन लोगों को होगा जो लोग इस सीरीज़ से बहुत ही पहले जुड़ जाएंगे। देखो फ्रेंड्स, होगा क्या कि मुझे पता है कि इस सीरीज़ से बहुत कम लोग जुड़ेंगे। आप बाद में व्यूज़ देख लेना, शायद 1000-2000 लोग भी ना जुड़ें, लेकिन ये वही लोग हैं जो कि सीरियसली इस साल यानी कि 2024 में जा पाना चाहते हैं। ठीक है, बाकी लोग तो बस भीड़ का हिस्सा हैं। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं हमसे, मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और ये विश देता हूँ कि आप 2024 में पूर्णतः सफल होंगे, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो सफलता के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड्स, हमें स्ट्रेट थिंकिंग रखना चाहिए। जो आपका टारगेट है उसको कैसे अचीव करना है और कैसे उस पर काम करना है, ये काम अगर आप करेंगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, तो फ्रेंड्स बस यही कहना चाहूँगा कि जितने लोग अर्ली जुड़ रहे हैं उन सभी का इसमें बेनिफिट होगा। तो चलिए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और आज पहला दिन है, तो आज हम 10 प्रश्नों को यहाँ पर हल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा का स्थापना दिवस मनाया गया कब? देखो फ्रेंड्स, फीफा का स्थापना दिवस हाल ही मनाया गया कब? 21 मई को मनाया गया। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फीफा स्थापना दिवस ये मनाया गया 21 मई को। 21 मई को 3 दिवस मनाए गए। कौन कौन से? आपको याद होगा कि आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया, क्योंकि 21 मई 1991 को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, तो उसी की स्मृति में हम मनाते हैं आतंकवाद विरोधी दिवस। इसके बाद फ्रेंड्स एक दिवस और भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, ये भी मनाया जाता है 21 मई को ही। और फीफा का स्थापना दिवस। देखो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर 22 मई का दिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको 3 दिवस याद रखने चाहिए। 22 मई, इसके पहले क्या आता है? अप्रैल, 22 अप्रैल और 22 मार्च। तो ये 3 दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या होगा कि 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस के रूप में। 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में, यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में। और 22 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस के रूप में। तो ये 3 दिवसों में से कोई भी एक दिवस अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इनको आप लोग बिल्कुल याद रखिए। तो बात करते हैं फीफा के बारे में। और फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को 7 नेशनल एसोसिएशंस के द्वारा की गई थी, जिसमें बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। और अब फीफा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसमें कुल 209 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 209। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट वर्तमान में है जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कैसाब्लांका शतरंज 2024 प्रतियोगिता को जीत लिया है? तो कैसाब्लांका शतरंज 2024 प्रतियोगिता को जीता फ्रेंड्स किसने? मैग्नस कार्लसन ने। ये कहाँ के हैं? ये आपको पता है ये नॉर्वे के निवासी हैं और यहाँ पर 5 बार के विश्व चैंपियन और विश्व नंबर 1 नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने
कासाब्लांका चेस वेरिएंट टूर्नामेंट को जीता है। वहीं 5 बार के विश्व विजेता रहे भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो इसका आयोजन मोरक्को में किया गया। कब किया गया? 18-19 मई को। इसका आयोजन कैसाब्लांका स्टॉक एक्सचेंज और रॉयल मोरक्कन शतरंज फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आई एनसीबीसी, आपको पता ही होगा एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की एक रिपोर्ट आई है। उसमें कहा गया है कि 2014 से लेकर 2022 तक एससी स्टूडेंट्स के नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो फ्रेंड्स ये जो वृद्धि है काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 44% की वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई, जो कि काफ़ी संतोषजनक है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मेरा प्रयास है कि आप लोगों को केवल वही तथ्य बताए जाएं जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो लंबा होगा। अगर मैं बहुत ही डिटेल में जाऊँगा तो आप लोगों को बोरियत होगी, तो बोरियत नहीं होने देंगे, बस टू द पॉइंट ही चलेंगे। हाल ही में किस राज्य ने लुप्त प्राय मैतेई टट्टुओं को बचाने के लिए कदम उठाया है? तो फ्रेंड्स नाम से ही स्पष्ट है, मैतेई टट्टू। तो मैतेई ये एक जनजाति भी है जो कि मणिपुर में पाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि मणिपुर। तो ये जो टट्टू हैं इनको आप देख सकते हैं, इनको मणिपुरी टट्टू या फिर मैतेई टट्टू के नाम से जाना जाता है और इन्हें मैतेई सागोल भी कहा जाता है। तो ये इनकी जो संख्या है बहुत ही तेज़ी से कम हो रही है। तो इनको बचाने के लिए मणिपुर सरकार ने कदम उठाए हैं। मणिपुरी टट्टू भारत की 7 आधिकारिक घोड़ा नस्लों में से एक है। मणिपुर में अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य के कारण ये बहुत ही विशेष माने जाते हैं। हाल ही में एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा शुरू की है? देखो फ्रेंड्स, एलन मस्क जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने पृथ्वी के चारों तरफ इंटरनेट को चलाने के लिए अपने जो उपग्रह हैं उनको स्थापित करना शुरू किया है। और इससे क्या होगा कि एक बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट वो वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड कर पाएंगे। तो जिस देश में उनको इंटरनेट सेवा देनी होगी उनसे वो अच्छी खासी रकम भी वसूलेंगे। फिलहाल इस सेवा को नाम दिया गया है स्टारलिंक सेवा। ठीक है, और ये सेवा इंडोनेशिया में स्टार्ट की गई है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान में इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा कि प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में मलेरिया वैक्सीन खुराक की पहली खेप अफ्रीका भेजी गई है, तो इसे भेजा किसने है? तो देखो फ्रेंड्स, इसे भेजा गया है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ने जो मलेरिया की वैक्सीन भेजी है उसको नाम दिया है R21 या मैट्रिक्स M। तो इसकी पहली खेप अफ्रीकी देशों में भेज दी गई है। आप लोगों में से कितने लोग ये कमेंट करके बताएंगे कि भारत में मलेरिया उन्मूलन के लिए किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा गया है? फटाफट कमेंट करो। और अगर अधिक जानकारी देना चाहते हो तो ये भी बता देना कि विश्व में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का है। ठीक है, कमेंट करिए और कमेंट करिएगा ज़रूर। मुझे पता है जो भी सीरियस होंगे एस्पिरेंट वो कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? अब देखो, HIV ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। इसमें शरीर की जो क्षमता होती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो समाप्त हो जाती है। कई बार एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो आपका HIV है तो इसका फुल फॉर्म क्या है? HIV के वजह से जो रोग होता है उसे एड्स कहते हैं। तो देखो यहाँ पर जो एड्स होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है आपको पता ही है कि, और लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं HIV के बारे में। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जबकि इसकी वजह से जो रोग होता है जिसको आप एड्स कहते हैं, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है। तो HIV वैक्सीन को फ़िलहाल बनाया गया है अमेरिका में। अब इसका जो परीक्षण किया जा रहा है, देखते हैं कि आगे जो वैक्सीन है ये कितनी सफल होती है। और अगर ये वैक्सीन सफल हो जाती है तो डेफिनेटली मानवता को एक बहुत ही बड़ी बीमारी से निजात मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। और हाल ही में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ पर बनी है? तो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर इस वेधशाला को बनाया गया है। इसका उद्देश्य आप समझ रहे होंगे कि ब्रह्मांड की जो संरचना हुई है वो कैसे हुई, यानी कि ब्रह्मांड को समझने के लिए ये खगोलीय वेधशाला स्थापित की गई है। तो ये चिली में स्थापित की गई है। देखो, ये जो चिली है फ्रेंड्स, ये एक अमेरिकी कॉन्टिनेंट है, और मतलब एक कंट्री है जो कि अमेरिकी कॉन्टिनेंट में आती है।
और इस वेधशाला को जो नाम दिया गया है वो है TAO यानी कि टोक्यो एटाकामा ऑब्जर्वेटरी। अब एटाकामा का नाम आ रहा है तो एटाकामा एक मरुस्थल है और ये दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल माना जाता है जो कि चिली में ही स्थित है। और ये जो आपका वेधशाला बन रही है ये 18,500 फीट की ऊंचाई पर है। तो अच्छा, एक प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि चिली की राजधानी कहाँ पर है। तो ध्यान दीजिएगा, चिली की राजधानी सेंटियागो है। अक्सर UPPSC क्या करता है कि देशों के नाम जो कि चर्चा में रहते हैं और उनकी राजधानी के नाम दे देता है, फिर आपसे पूछेगा कि इनको मैच कराओ। ठीक है। हाल ही में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो रैंक है इसमें भारत 39वें स्थान पर है। ठीक है। तो टॉप पर कौन सा देश है बताओ, टॉप पर कौन सा देश है? देखो फ्रेंड्स, टॉप पर है अमेरिका जिसका स्कोर है 5.24। दूसरे स्थान पर स्पेन, तीसरे स्थान पर जापान। भारत है 39वें स्थान पर। भारत का स्कोर कितना है? 4.25 और अमेरिका का कितना है? 5.24। तो ये जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है ये 2 साल में एक बार जारी होता है और इसको जारी कौन करता है? तो इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये देखिए आपका अंतिम प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। अभी मैंने बताया था इसके बारे में आपको, लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी थीम भी आपको पता होनी चाहिए जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये मनाया गया अभी हाल ही में 22 मई को। और फिलहाल फ्रेंड्स ये जो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई 2024 को मनाया गया तो इसकी थीम है 2024 में बी पार्ट ऑफ द प्लान। पहली बार इसी का मनाया गया था, 2001 में इसे मनाया गया था। एक्चुअली 22 मई 1992 को जैव विविधता संरक्षण कन्वेंशन आयोजित हुआ था। 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। देखो फ्रेंड्स, आपका एक और चैनल है जिसका नाम है ओनली GS मास्टर क्लास, तो इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये आपका ही चैनल है, यानी कि स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का ही चैनल है, लेकिन यहाँ पर केवल GS के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अगर आप मंथली और वीकली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं हमसे तो आप यहाँ पर आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। और मंथली करंट अफेयर साथ ही साथ 2024 का संपूर्ण करंट अफेयर, पिछले 1 साल का संपूर्ण करंट अफेयर, इनकी सारी PDF बनाकर चैनल पर अपलोड कर दी गई है। डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो PDF मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ये PDF भी आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, वहाँ पर आकर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और हाँ, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि ये सीरीज आप लोगों को कैसी लगी और इसकी टाइमिंग क्या हो और कितने मिनट का वीडियो रखा जाए। धन्यवाद।